नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए प्रथम वर्ष का फर्स्ट पेपर फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। जी हाँ, आहार एवं पोषण विज्ञान, जिसमें से मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप सभी के लिए लिया है, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करने के उपरांत जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि प्रश्न देख पा रहे हैं, प्रश्न हमारा कह रहा है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का नाम लिखिए। जी हाँ, आप सबको पता होगा कि बच्चों में सूखा रोग और क्वाइस्कोरस नामक रोग, कौन सा रोग, क्वाइस्योरकर नामक रोग होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन। और 26 नंबर पर प्रश्न है हमारा, पाक्रिया का प्रोटीन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। ये प्रश्न अक्सर बनते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, पाक क्रिया का प्रोटीन में क्या प्रभाव पड़ता है। पकाने की क्रिया से प्रोटीन जमकर सिकुड़ जाता है। जी हाँ, पकाने से प्रोटीन नष्ट होता है और सिकुड़ जाता है। हल्की पकी हुई प्रोटीन कच्ची प्रोटीन की अपेक्षा शीघ्र पच जाती है, पर भोजन के अधिक पकाने से, जैसे अधिक भुनने तथा तलने की क्रिया से प्रोटीन के पौष्टिक महत्व कम हो जाते हैं। और पकाने की क्रिया से दालों के प्रोटीन का पोषक मूल्य बढ़ जाता है। अगर देखा जाए तो दालों का जो पोषक मूल्य होता है बढ़ जाता है प्रोटीन को अधिक पकाने से। और नंबर 27 है हमारा, दूध में कौन सी विटामिन नहीं मिलती है। जी हाँ बच्चों, याद रखना, दूध में विटामिन डी नहीं मिलती है। और ISI, जैसा कि आप सबको पता होगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको धूप दिखाना बहुत अनिवार्य होता है, इसलिए हल्की धूप अवश्य दिखाया जाता है, जिससे उनको पीलिया से बचाया जा सके। और अब प्रश्न देख पा रहे हैं, ISI का विस्तृत रूप क्या होता है। ISI का द्वारा प्रमाणित करने का कार्यक्रम है, जो सन 1952 के अधिनियम प्रमाण पत्र या प्रमाण चिन्ह अधिनियम सन 1952 में चलाया गया। ISI का लोगो लगा रहता है। यदि आप कोई भी वस्तु जो खाद्य पदार्थ है, जैसा कि आगे देख पा रहे हैं, इसमें प्रमाणित माल पर ISI का चिन्ह लगाने की व्यवस्था है। यहाँ चिन्ह लगा होना ही उस माल की श्रेष्ठ एवं निर्धारित गुणवत्ता की गारंटी देता है। जो संस्थाएं या निर्माता ISI के अधिकारी हैं तथा माल के उत्पादन या तैयार होते समय निरीक्षण करते रहते हैं, वही उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के प्रयास भी करते हैं, इसलिए ISI का जो निशान लगा रहता है। PFA का क्या मतलब है? सन 1955 ईस्वी में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट द्वारा एक्ट बना और देश भर में इसे लागू किया गया। कब बना था? सन 1955 में। इनके साथ ही भोज्य पदार्थों के P फॉर होता है प्रिवेंशन ऑफ, F फॉर फूड, A फॉर एडल्ट्रेशन एक्ट। ओके। इसके साथ ही भोज्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण हेतु सेंट्रल फूड लेबोरेटरी बनी। इस कानून से मिलावट की रोकथाम प्रांतीय सरकारों तथा स्थानीय संस्थाओं की सीधी जिम्मेवारी हो गई। प्रत्येक राज्य में सेंट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी बनी, जिसमें सरकारी फूड एनालिस्ट से युक्त एक फूड एनालिस्ट डिवीजन स्थापित किया गया। कुछ बड़े राज्यों में फूड इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर के द्वारा बाजार के नमूने एकत्र किए गए। और हमारा प्रश्न है 4 नंबर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें क्या कह रहा है, भोजन संग्रहण की घरेलू विधियां क्या हैं। जी हाँ, भोजन के संग्रहण सुरक्षा के लिए कौन कौन सी घरेलू विधियां हैं, इनके बारे में जानते हैं। जैसे घरेलू संरक्षण विधि के अंतर्गत रेफ्रिजरेटर, जी हाँ, आपका फ्रिज आता है। जिनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है वे आज भी पुरानी घरेलू विधियों का प्रयोग करते हैं। पुरानी घरेलू विधियां जिनके द्वारा भोज्य पदार्थों को कुछ घंटों तक, अधिकतम एक दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अंतर्गत भोज्य पदार्थों को गीले कपड़े में लपेटकर पानी के घड़े के पास या ठंडी जगह रखते थे, जिससे घड़े के पास रेत रखकर उसमें भोज्य पदार्थ रखते थे। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दें और अपने दोस्तों में। उसके बाद चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आगे प्रश्न हमारा कह रहा है, भोज्य पदार्थों के संग्रहीकरण का क्या अर्थ है। संग्रहीकरण अर्थात भोज्य पदार्थ के संग्रहीकरण का अर्थ होता है कि उन्हें अधिक मात्रा में एकत्र रखना।
और संग्रह के उचित साधन न होने के कारण देश में उत्पादित फसल का करीब 30% जो होता है चूहा कीड़ों मकोड़ों की भेंट पर चढ़ जाता है, जिसके कारण भोज्य पदार्थों की कमी बनी रहती है और कुछ भोज्य पदार्थ शीघ्र नष्ट होते हैं, कुछ प्राकृतिक रूप से अधिक समय तक सही बने रहते हैं। जैसा कि 6 नंबर देख पा रहे हैं, उपचारात्मक पोषण आहार से क्या आशय है। विभिन्न रोगों के लिए आहार में जो आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं तथा रोगोपचार किए जाते हैं, जो आहार में परिवर्तन लाए जाते हैं, जैसे यदि आपको लीवर प्रॉब्लम है तो आपको हल्का भोजन दिया जाएगा, यही सब क्या है, उपचारात्मक आहार कहते हैं। रोगी समान स्वास्थ्य व्यक्ति के समान भोजन नहीं पचा पाता है, रोगी की दशा में उसका चयापचय भिन्न होता है। जैसे ही गाउट में यूरिक अम्ल अधिक बनते हैं परंतु उत्सर्जित नहीं हो पाते हैं, ज्वर में उत्तक प्रोटीन की चयापचय और अपचय बिगड़ जाती है, जिससे नेफ्राइटिन में नमक को उत्सर्जित करने में गुर्दों की क्या होती है, समर्थता हो जाती है। और मधुमेह में कार्बोज का अपूर्ण चयापचय हो जाता है। यदि आपको मधुमेह रोग होता है तो आपको शुगर फ्री लेना पड़ता है, चाय वगैरह कुछ भी आप ज़्यादा शक्कर मीठा यूज नहीं कर सकते यदि आपको मधुमेह रोग होता है। इन कारणों से भोजन या आहार ऐसा होना चाहिए जिससे रोगों का उपचार विधिवत हो सके और शरीर के लिए आवश्यक पोषण भी मिलता रहे। नंबर 7 हमारा रोगड़ा अवस्था में आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जी हाँ, रोगड़ा अवस्था में आहार की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। 1 नंबर, सामान्य पोषण को संतुलित रखना चाहिए और शरीर के भार में परिवर्तन कम या अधिक कैलोरीज युक्त भोजन देना चाहिए और पोषण संबंधी कमी को दूर करना चाहिए। अधिक प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इन सभी प्रश्नों को आप सब रट लेना, याद रखना। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी का दिन अच्छा हो। जय माता रानी।